तो आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 सेशन का एग्ज़ाम, जो कि जनवरी 2025 में हुआ था। और ये आज जो पेपर है वो 10 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 का पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो 10 जनवरी 2025 का 10 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का पेपर हम सोल्व करेंगे। पेपर 1 के सभी यहाँ 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम हर वीडियो में कर रहे हैं कि डीआई को छोड़ करके चल रहे हैं, उसके लिए अलग से देखा जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम। तो ये शुरू का 5 क्वेश्चन हमारा डीआई का रहता है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा खासा रह रहा है लेवल का, इसलिए प्रैक्टिस करके इसका ज़रूर जाएं एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित OSI सतहों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग OSI लेयर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। पहला है डाटा लिंक लेयर, दूसरा है फिजिकल लेयर, तीसरा है नेटवर्क लेयर, चौथा है प्रेजेंटेशन लेयर और पांचवा है एप्लीकेशन लेयर। इसको जो है OSI लेयर के अकॉर्डिंग में अरेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग में करना है? OSI के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सबसे पहले आएगा फिजिकल लेयर, जो कि 1 नंबर पे दिया हुआ है। 1 नंबर पे नहीं, 1 नंबर पे क्या आएगा हमारा? फिजिकल लेयर, जो कि B में दिया हुआ है। तो ये पहले आएगा। उसके बाद जो है डाटा लिंक लेयर आएगा 2 नंबर पे, ठीक। उसके बाद जो है नेटवर्क लेयर आएगा। फिर उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन लेयर आएगा, ठीक। उसके बाद जो है एप्लीकेशन लेयर आएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा BACDE, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल मुख्यतः 7 परतों का वर्णन करता है, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पर संचार स्थापित करने के लिए करते हैं। OSI जो है यह मॉडल परतें अपने एक क्रम को दर्शाता है, जिसमें देख सकते हैं कि भौतिक स्तर यानी फिजिकल लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर यानी अनुप्रयोग स्तर आता है। दूसरा है, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम आर्द्र भूमि डैश में अवस्थित होते हैं, यानी आर्टिफिशियल वेटलैंड इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे होता है? तो वो यहाँ पे नेशनल पार्क दिया हुआ है। कहाँ पे है? तो केवलादेव नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये सभी इंडिया के हैं। तो बताना है कि इन किस नेशनल पार्क में जो कृत्रिम आर्द्र भूमि है, ठीक है ना, तो वो है केवलादेव नेशनल पार्क में कृत्रिम आर्द्र भूमि। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव घना नेशनल पार्क कृत्रिम आर्द्र भूमि है। यह भारत में के राजस्थान राज्य के भरतपुर में स्थित एक विख्यात क्या है? विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। साइबेरियन सारस यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रवासी पक्षी के रूप में पाया जाता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या पारस्परिक शिक्षण तथा अधिगम सामग्री के सृजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन है? पारस्परिक शिक्षण के लिए यानी कि इंटरैक्टिव टीचिंग एंड क्रिएशन ऑफ लर्निंग मटेरियल के लिए कौन सा टूल जो है वो सूटेबल है? इसमें देखना है। पाँच टूल्स दिया हुआ है। पहला है जीनियली, दूसरा है लर्निंग एप्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन, फिर है इंटरैक्टिव, चौथा है H5P, पांचवा है एडुके प्ले, ठीक है ना। तो इसमें जो है हमारा ये सभी के सभी जो भी इसमें टूल्स दिए हुए हैं वे सभी हमारे क्या है? इंटरैक्टिव टीचिंग और क्रिएशन ऑफ लर्निंग मटेरियल के ये सभी टूल्स हैं। तो कौन कौन से टूल्स है वो? तो पहला जीनियली है, दूसरा है लर्निंग एप्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इंटरैक्टिव, चौथा है H5P, पांचवा है एडुका प्ले। ये सभी आ जाएंगे इसमें। देखिए, जीनियली, लर्निंग एप्स डॉट ORG, इंटरैक्टिव, H5P और एडुका प्ले पारस्परिक शिक्षण तथा अधिगम सामग्री के सृजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। इनके अतिरिक्त ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, ग्लोब, चार्ट, पाठ्य पुस्तक, कंप्यूटर, व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, रेडियो और एंड्रॉयड फ़ोन भी पारस्परिक शिक्षा और अधिगम सामग्री के सृजन के लिए उपयुक्त साधन हैं।
इन साधनों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट, रुचिकर और प्रभावी बनाने में मदद करता है। आगे चलते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है, इन पर्यावरणीय संधि दिया हुआ है और उससे संबंधित क्षेत्र को बताना है। तो देखिए, पहला है बोन कन्वेंशन यानी बोन अभिसमय, दूसरा है साइट्स है, तीसरा है आरहस अभिसमय आरहस कन्वेंशन और चौथा है नागोया कन्वेंशन। तो इसमें जो है सबसे फेमस और पॉपुलर है वो क्या है, नागोया कन्वेंशन। ये सबको पता रहता है। तो बताइए कि नागोया कन्वेंशन जो है वो किस लिए किया गया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा। नागोया जो है वो जैव विविधता से संबंधित है, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ हम उसी को मिलान कर देंगे सबसे पहले कि नागोया जो है डी में, ये जैव विविधता में चला जाएगा, तो डी का क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसी पर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखते हैं बाकी का। देखिए इससे 2 ऑप्शन छट गया। ठीक है, पहला ऑप्शन खत्म, सी खत्म, बचा क्या, बी और डी, इसी में से होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे बी दे रहा है राइट आंसर। देखिए बोन कन्वेंशन जो है वो प्रवासी प्रजाति संरक्षण से संबंधित है। बोन कन्वेंशन वो प्रवासी प्रजाति से संबंधित है। और साइट्स जो है ये संकटग्रस्त प्रजातियों में व्यापार को दर्शाता है। और आरहस कन्वेंशन जो है वो संधारणीय विकास को दर्शाता है। नागोया कन्वेंशन जो है ये जैव विविधता से संबंधित है कन्वेंशन के। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या अर्थगत स्मृति को घोषित करता है। पहला है यह व्यक्ति की उसके अतीत के साथ एकात्मकता पर निर्भर है। दूसरा है यह विश्व के विषय में छात्र का सामान्य ज्ञान है। तीसरा है यह जीवन में घटने वाले घटनाओं के कहाँ और कब की जानकारी का प्रतिधारण है। ठीक है, और चौथा है यह कौशल तथा संज्ञानात्मक संक्रिया के रूप में ज्ञान है। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि अर्थगत स्मृति, ठीक है ना, अर्थगत स्मृति की बात की जा रही है, ठीक है ना, सिमेंटिक मेमोरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा ये विश्व के विषय में छात्र का क्या है, सामान्य ज्ञान है। विश्व के विषय में छात्र का सामान्य ज्ञान है। इस हिसाब से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। वो है हमारा, पढ़ देते हैं इसको, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हार्वर्ड शैली संदर्भन का एक प्रारूप है। ठीक है, ये हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है। जब आप नीट क्वालिफाई करके पीएचडी कीजिएगा तो उसमें ये आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मेट ऑफ हार्वर्ड स्टाइल रिफ्रेंसिंग। ठीक, तो देखिए एपीए दिया हुआ है, शिकागो दिया हुआ है, IEEE दिया हुआ है, MLA शैली दिया हुआ है। ठीक, तो एपीए जो है वह हार्वर्ड शैली संदर्भन का एक प्रारूप है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि एपीए शैली हार्वर्ड शैली संदर्भन का एक प्रारूप है जिसमें प्रकाशन की तारीख लेखक के नाम के बाद आती है तथा पाठ्य के संदर्भ में ग्रंथ सूची में मौजूद मदों को संदर्भित करने के लिए लेखक का उपनाम और प्रकाशन की तारीख कोष्टक में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पशु द्वारा बायोमास में वृद्धि को क्या कहा जाता है। द इंक्रीज इन बायोमास बाय एन एनिमल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है, यानी सकल द्वितीय उत्पादकता जो है किसी पशु द्वारा जब बायोमास में वृद्धि की जाती है तब वो कहलाता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, क्या कहेंगे इसे, सकल द्वितीयक उत्पादकता। किसी पशु द्वारा बायोमास में वृद्धि को सकल द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। यह विषमपोषी जीवों द्वारा बायोमास के उत्पादन की दर है, जिसका अर्थ है कि ये जीव जैसे कि जानवर, पौधे या अन्य जीवों को खाकर अपने शरीर में कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को संचित करते हैं। इसमें उनके श्वसन एवं उत्सर्जन के माध्यम से ऊर्जा की हानि शामिल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि सव्यभिचार यानी अनियमित मध्यपद तर्क दोष के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द फैलेसी ऑफ सभ्यविचार यानी इर्रेगुलर मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है। तो उसको जो है क्या कहा जाता है, ये विभिन्न विरोधी निष्कर्षों में फलित होता है। यह बहुत सारे
निष्कर्षों में क्या होता है, फलित होता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सभ्य विचार तर्क दोष एक ऐसा तर्क दोष है जो तब उत्पन्न होता है जब किसी तर्क का निष्कर्ष आधार वाक्यों के विपरीत होता है या उनको खारिज करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निष्कर्ष आधार वाक्यों के साथ विरोध करता है अथवा उनको गलत साबित करता है। अतः स्पष्ट है कि सभ्य विचार यानी अनियमित मध्यपद तर्क दोष विभिन्न विरोधी निष्कर्षों में फलित होता है। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से तर्क दोष की पहचान करें कि इसमें कौन सा तर्क दोष है। केवल पुरुष के पास अमर आत्मा है, कोई महिला पुरुष नहीं है। पहला है कथन कि केवल पुरुष के पास अमर आत्मा है और कोई महिला पुरुष नहीं है, अतः किसी महिला के पास अमर आत्मा नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा दोष है, तो ये वाक्य छल दोष है। ये वाक्य में छल किया जा रहा है, यानी ट्रिकस्टर फैलेसी है इसमें। ठीक, तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या कह रहा है कि केवल पुरुष के पास अमर आत्मा है, फिर कह रहा है कोई महिला पुरुष नहीं है, और इससे निष्कर्ष निकाल लिया जा रहा है कि किसी महिला के पास अमर आत्मा नहीं है। तो ये कौन सा दोष कहलाएगा, तो ये वाक्य छल दोष कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉमन सेंस से बनाने वाला है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। ग्रीन प्रोसेस है, हरित प्रतिक्रिया है। लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट है, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव है। ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है क्या। ऑलवेज बेटर ऑडियो एंड वीडियो क्लैरिटी। तो ये देखना है कि इस हिसाब से कौन हमारा सही होगा। तो इसमें केवल दो ही सही होंगे, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और ग्रीन प्रोसेस। बाकी जो है लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट जो है, तो ऐसा नहीं है, इससे भी पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक, और डी में कह रहा है हमेशा ऑडियो और वीडियो की स्पष्टता होती है, नहीं, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम से। तो सही यहाँ पे क्या होगा, ए और बी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा ये रीजनिंग का है। ठीक, अगला पद इसमें बताना है। तो इसमें देखना है क्या है, 6 के बाद 8 है, फिर 108 है, फिर 1296 है। तो ये सीधा लग रहा है कि क्यूब करके गया है। ठीक, इसको देख लीजिएगा। हालांकि इसका ऑप्शन जो है कोई सूटेबल नहीं है, इसलिए इसको एनटीए जो हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मृदा प्रकार केंचुओं के क्रियाकलाप में सहायता करते हैं। ठीक है ना, कौन से मृदा का प्रकार जो है वो केंचुआ के क्रियाकलाप करने में सहायता करते हैं। तो पहला है लोमी मृदा, ठीक, दूसरा है ग्लैड मृदा, तीसरा है रेंडजीना और चौथा है पैडजोल। तो इसमें जो है लोमी मृदा, ग्लैड मृदा और रेंडजीना, ये तीनों जो है इस केंचुओं के क्रियाकलाप में सहायता करते हैं, बाकी पैडजोल इसमें नहीं आए। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसमें, लैडजोल हो जाएगा, ठीक है, ग्लैड हो जाएगा और तीसरा रेंडजीना हो जाएगा, चौथा पैडजोल इसमें नहीं होगा। ये सभी केंचुआ जगत के लिए फ़ायदामंद होता है। अगला हमारा रीजनिंग है कि पिक को अगर किसी कोड में KVZP लिखा जाता है और 4 को ULFI लिखा जाता है, तो फिर उसी तरह कोड में दिस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, इसको पिक को जो है P को K पर ले जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि P से जब K जा रहा है तो ये इसके अपोजिट आ जाएगा। ठीक है ना, तो K जो है जिसे 11 नंबर पे होता है और P जो है 16 नंबर पे होता है। दोनों को जुड़िएगा 27, जब दो लेटर का 27 है जैसा, तो वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे A का 1, Z का 26, ठीक, तो ये अपोजिट है सब एक दूसरे का। तो फिर उसी तरह हम दिस का लिखेंगे THIS, ठीक। T का कितना होता है 20 होता है, H का कितना होता है 8 होता है, I का कितना होता है 9 होता है, S का कितना होता है 19 होता है। ठीक, तो इसमें 27 लाने के लिए कितना जोड़ेंगे 7, तो 7 यहाँ लिख देंगे। ठीक, H 8 है तो उसको कितना लिखेंगे 19 जोड़ेंगे उसमें। I 9 है तो यहाँ 18 जोड़ेंगे तो 27 होगा, यहाँ ऑलरेडी 19 है तो यहाँ 8 जोड़ेंगे। तो 7 कितना होता है G होता है, 19 कितना होता है S होता है, 18 क्या होता है R होता है, 8 क्या होता है H होता है। तो GSRH ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, GSRH ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जन प्रवाद संप्रेषण क्या है। जन प्रवाद यानी ग्रैपेवाइन कम्युनिकेशन क्या है। तो यह जो है एक अनौपचारिक संप्रेषण है। क्या है ये? अनौपचारिक संप्रेषण है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है ग्रैपेवाइन कम्युनिकेशन। जन प्रवाद संप्रेषण एक अनौपचारिक संप्रेषण है जो किसी अनुशंसित ढांचे का पालन किए बिना एक संगठन के भीतर होता है। जन प्रवाद संप्रेषण के तहत किसी कंपनी या संगठन के भीतर तेजी से संदेश का वितरण संभव होता है। यह कंपनी या संगठन की संस्कृति के बारे में इनके सदस्यों की समझ को बढ़ा सकता है। यह एक रणनीतिक संचार प्रक्रिया है जो विभिन्न संगठनों और उनके जनता के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक शोध प्रणाली में लागू किए जाएंगे। अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म, चरों के वर्णन पर बल यानी एम्फेसाइज ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल। तीसरा है रेशनलिज्म यानी तर्कवाद। चौथा है स्ट्रक्चरल रिजिड मेथड यानी संरचनात्मक कठोर प्रणाली। पांचवा है अनुभवों, अर्थों, प्रत्यक्षों और अनुभूति की गवेषणा करना। तो इसमें बताना है कि कौन से गुणात्मक शोध प्रणाली में लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा एम्पेरिसिज्म जो है अनुभववाद, उसको किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद चरों के वर्णन पर जो बल दिया गया है वो भी किया जा सकता है। और बाकी ये रेशनलिज्म और स्ट्रक्चरल रिजिड मेथड नहीं आता है। पांचवा इसमें जो है अनुभवों, अर्थों, प्रत्यक्षों और अनुभूति के गवेषण करना, ये आ सकता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी, ई, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुभववाद चरों के वर्णन पर बल तथा अनुभवों, अर्थों, प्रत्यक्षों और अनुभूति की गवेषणा गुणात्मक शोध प्रणाली में लागू किए जाएंगे। गुणात्मक शोध प्रणाली में अनुभववाद सबूत इकट्ठा करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोगों और अवलोकनों के उपयोग पर जोर देता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक, इसको बना लीजिएगा, आगे देखेंगे। तो वो है हमारा कि 1834 के कुख्यात कार्यवृत्त मिनट्स को किससे संबंधित किया जाता है। टू व्हाट मे द इनफेमस मिनट ऑफ 1834 बी कनेक्टेड। तो ये जो है थॉमस वेबिंगटन मैकाले से इसको संबंधित किया जाता है। ठीक, 1834 मिनट जो है किससे संबंधित था, तो टीबी मैकाले, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी मैकाले बोला जाता है। इससे आप काफ़ी सुने होइएगा, टीबी मैकाले, इसी को मैकाले मिनट्स भी बोला जाता है। तो यहाँ फुल नाम दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, 1834 के कुख्यात कार्यवृत्त मिनट्स थॉमस वेबिंगटन मैकाले यानी टीबी मैकाले से संबंधित है। वो एक ब्रिटिश इतिहासकार, कवि और राजनीतिज्ञ थे। 1834 के कुख्यात कार्यवृत्त थॉमसन वेबिंगटन मैकाले द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज है जो कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का प्राथमिक माध्यम बनाने की वकालत की थी तथा संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी भाषाओं के अध्ययन को रोकने का प्रयास किया था। इसको मैकाले मिनट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, टीबी मैकाले। अगला क्वेश्चन है कि प्रचालन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। प्रचालन तंत्र के संबंध में, किसके संबंध में, तो प्रचालन तंत्र के संबंध में। देखिए, पहला कथन है कि उपयोगिता प्रोग्राम बूटिंग के दौरान भरण किया गया पहला प्रोग्राम है। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत एक ही सीपीयू से बहुत सारे कार्यों के अंतःपत्रक निष्पादन के लिए की गई। तीसरा है एक डीओएस एकल प्रयोक्ता प्रचालन तंत्र का एक उदाहरण है। चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुप्रयोक्ता प्रचालन तंत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हमको पहचान करना है क्या, कि प्रचालन तंत्र के संदर्भ में सत्य की पहचान करना। और इसमें पहला ही क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि उपयोगिता प्रोग्राम बूटिंग के दौरान भरण किया गया पहला प्रोग्राम है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। इस हिसाब से देखिए, यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत एक ही सीपीयू से बहुत सारे कार्यों के अंतःपत्रक निष्पादन के लिए की गई, बिल्कुल सही। तीसरा है
कि DOS एकल प्रयोक्ता प्रचालन तंत्र का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही। चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुप्रयोक्ता प्रचालन तंत्र का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। तो क्या सही हो जाएगा हमारा BCD। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। BCD जो है ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। आगे चलेंगे तो यहाँ देख सकते हैं पहला लिस्ट में दिया हुआ है प्रोमोटर का और दूसरा में उसके क्या प्रिंसिपल है उससे मिलान करना है। देखिए एक तरफ दिया हुआ है जॉर्ज गारेबनर, दूसरा है LA फेस्टिंगर, तीसरा है मैककॉब एंड डोनाल्ड एल्सो, चौथा है कार्ड्स एंड ब्लूमर, और फिर एक तरफ उसका सिद्धांत दिया हुआ है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी यानी संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत, दूसरा है एम्प्लीफिकेशन प्रिंसिपल यानी प्रवर्धन सिद्धांत, तीसरा है यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी प्रयोग तथा परितोषण सिद्धांत, चौथा है एजेंडा सेटिंग प्रिंसिपल यानी कार्यावली स्थापना सेटिंग सिद्धांत। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला जो हमारे दे रहा है कि जॉर्ज गैबनर जो है यह प्रवर्धन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जॉर्ज गैबनर जो है यह प्रवर्धन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दूसरा है LA फेस्टिंगर जो कि संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, और चौथा है मैककॉब्स एवं डोनाल्ड एल्सो, ये कार्यावली स्थापना सेटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, और लास्ट है कार्ड्स एवं ब्लूमर जो कि प्रयोग तथा प्रतिपोषण सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो इस हिसाब से हमारा जो है मैचिंग क्या हो जाएगा 2 1 4 3। देखते हैं किस ऑप्शन में 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये ऑप्शन नंबर C में है, तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। प्रवर्धन सिद्धांत जॉर्ज गैबनर, संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत LA फेस्टिंगर, कार्यावली स्थापना सेटिंग सिद्धांत तो मैककॉब्स एवं डोनाल्ड एल्सो, प्रयोग तथा परितोषण सिद्धांत कार्ड्स एवं ब्लूमर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए क्रोनोलॉजी में। पहला है माध्यमिक शिक्षा आयोग, दूसरा है कोठारी शिक्षा आयोग, तीसरा है UGC की स्थापना, चौथा है चट्टोपाध्याय आयोग, पांचवा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था। ठीक, उसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, फिर उसके बाद UGC की स्थापना हुई। ठीक, और ये कोठारी आयोग बना और चट्टोपाध्याय आयोग ये बाद में बना। तो इस हिसाब से जो है कोठारी आयोग लगभग 1963-64 के आसपास में बना था। ठीक है, और UGC की स्थापना 1954 में हुआ था। ठीक, तो इसे छाट सकते हैं। चट्टोपाध्याय जो है सबसे लेटेस्ट है, तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना जो है 1948 में हुआ था, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 1952 में हुआ था, UGC की स्थापना 1953 में हुआ, कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना या कोठारी आयोग भी उसी को बोलते हैं 1964 में हुआ, चट्टोपाध्याय आयोग की स्थापना 1983 में हुआ। फिर कह रहा है कि व्यक्तिगत तथा समूह उत्तरदायित्व डैश का एक घटक है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ए कंपोनेंट ऑफ डैश। तो ये किसका होता है? आगमनात्मक अधिगम, सहकारी अधिगम, निगमनात्मक अधिगम और सक्रिय अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड है आपका व्यक्ति तथा समूह उत्तरदायित्व, और जहाँ पे समूह उत्तरदायित्व आ जाए, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, तो वो क्या होता है हमारा सहकारी की वहाँ पे बात आ जाएगी, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, तो B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष ज्ञान को स्वयं का दोष रहित ज्ञान मानता है? तो ये जो है बुद्धिस्ट जो है वह प्रत्यक्ष ज्ञान को स्वयं का दोष रहित ज्ञान मानता है, यानी कोई दोष उसमें नहीं है। तो वही कह रहा है कि बुद्धिस्ट इज द डायरेक्ट नॉलेज एज फ्लॉलेस नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B। देखिए बौद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान को स्वयं का दोष रहित ज्ञान मानते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान के दो प्रमुख स्रोत है, एक क्या है? प्रत्यक्ष है, दूसरा क्या है? अनुमान है। प्रत्यक्ष ज्ञान वह ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, जबकि अनुमान वह ज्ञान है जो पहले से प्राप्त ज्ञान के आधार पर निकाला जाता है,
बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष ज्ञान को सत्य का एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अंतर्वैयक्तिक श्वसन की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है हमारा क्या, पहला है कि फेटिक अवस्था, दूसरा है प्लेटो अवस्था, तीसरा है निजी अवस्था और चौथा है प्रोक्सेमिक्स अवस्था, पांचवा है आत्मीय अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हम चर्चा कर रहे थे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के 3 स्टेज की बात कर रहे थे, जिसमें है फैटिक स्टेज, प्लेटो स्टेज, पर्सनल स्टेज और प्रोक्सेमिक्स स्टेज एंड इंटीमेट स्टेज। और इसको क्या करना है, हमको इसके 3 लेयर की पहचान करना है, कौन कौन से इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो वो चलिए देखते हैं हम क्या हो सकता है मेरा। पहला है फैटिक स्टेज, ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है प्लेटो स्टेज, तो ये नहीं होगा। तीसरा है इंटरपर्सनल में क्या आएगा, पर्सनल स्टेज आएगा। और उसके बाद एक इंटीमेट स्टेज होता है आत्मीय अवस्था। तो ये तीनों होंगे करेक्ट। कौन कौन से, ए सी ई, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या कह रहा है कि जब कोई शिक्षण प्रत्येक शिक्षार्थी को अलग अलग शिक्षा प्रदान करता है तो उसे व्यक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्तिक संप्रेषण में शिक्षक शिक्षार्थी पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में समर्थ रहता है। इस विधि के अनुसार शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर दी जाती है। फैटिक अवस्था, निजी अवस्था और आत्मीय अवस्था व्यक्तिक संप्रेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। यही तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विभिन्न सांख्यिकीय मापनों विशेषता माध्य की सार्थकता के निर्णय के लिए किया जाता है, ठीक, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू जज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस स्टैटिकल मेजर स्पेशली इन द मीन। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर परीक्षण, जेड परीक्षण और तीसरा है क्रूस्कल वैलीज परीक्षण, चौथा है एफ परीक्षण। तो इसमें जो जेड परीक्षण है यानी जेड टेस्ट जो है वह सांख्यिकीय मापन विशेष रूप से माध्य की सार्थकता के निर्णय के लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जेड टेस्ट ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जेड परीक्षण कोई भी सांख्यिकीय परीक्षण है जिसके लिए शून्य परिकल्पना के तहत परीक्षण आंकड़ों का वितरण सामान्य वितरण द्वारा अनुमानित किया जा सकता है। जेड परीक्षण मुख्यतः वितरण के माध्यम का परीक्षण करता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या सुरक्षा जोखिम नहीं है, हैकिंग, फायरवॉल, फिशिंग और फार्मिंग। तो इसमें फायरवॉल जो है यह सुरक्षा जोखिम नहीं है, बाकी सभी में जो है सुरक्षा जोखिम है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सुरक्षा जोखिम नहीं है, किसमें जो है सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, तो वो फायरवॉल में। बाकी हैकिंग में सिक्योरिटी रिस्क है, फिशिंग में सिक्योरिटी रिस्क है, फार्मिंग में सिक्योरिटी रिस्क है। देखिए फायरवॉल एक सुरक्षा जोखिम नहीं है। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और इसे फिल्टर करने के साथ साथ कॉन्फ़िगर करने योग्य सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले डेटा की निगरानी और नियंत्रण करता है, जिससे नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच और हानिकारक गतिविधियों से बचाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अन्य जानकारी की उपस्थिति के कारण एक स्मृति तक पहुँच में कठिनाई हो जाना क्या कहलाती है। डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग ए मेमोरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन इज नोन एज, क्या कहलाएगा, तो ये हस्तक्षेप कहलाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी इंटरफ्रेंस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हस्तक्षेप कहलाएगा। अन्य जानकारी की उपस्थिति के कारण एक स्मृति तक पहुंच में कठिनाई को स्मृति हस्तक्षेप के रूप में जाना जाता है। और इस स्मृति हस्तक्षेप के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या, सक्रिय स्मृति क्षेप और दूसरा जो है पूर्वव्यापी स्मृति हस्तक्षेप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो है कि ध्वनि सूचकांक L90 द्वारा निम्नलिखित में से किसे दर्शाया जाता है। पार्श्व ध्वनि स्तर, औसत ध्वनि स्तर, शीर्ष ध्वनि स्तर और देहली ध्वनि स्तर। तो जब ध्वनि सूचकांक में L90 आ जाए तो उसे पार्श्व ध्वनि स्तर कहा जाता है, यानी कि बैकग्राउंड साउंड लेवल कहा जाता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ विषयक विश्वविद्यालय नहीं है, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है। तो देखिए नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और उदंतपुरी। इसमें जो है तक्षशिला वो बौद्ध से संबंधित नहीं है, बाकी नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय ये सभी बौद्ध मठ से संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कौन नहीं है वहीं पूछा जा रहा था। तक्षशिला बौद्ध मठ विषयक विश्वविद्यालय नहीं था, जबकि नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी मुख्यतः बौद्ध मठ विषयक विश्वविद्यालय के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु धर्म ग्रंथों और दर्शन तथा अन्य संबंधित विषयों का अध्ययन करता थे। तक्षशिला महत्वपूर्ण प्राचीन शिक्षा केंद्र होने के बावजूद बौद्ध मठ विषयक विश्वविद्यालय के रूप में केंद्रित नहीं था। यह कानून, चिकित्सा और राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने तथा इनकी शिक्षा प्राप्त करने का विश्वविद्यालय था करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन घटनात्मक प्रतिरोधक यानी एपिसोडिक बफर के लिए सत्य है, कौन सा। तो देखिए पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि केवल स्वप्निक पास से जानकारी एकीकृत करता है। दूसरा कह रहा है केवल विजुअल स्पेशियल स्केच पैड से जानकारी एकत्रित करता है। तीसरा कह रहा है स्वर्णिम पास तथा विजुअल स्पेशियल स्केच पैड से जानकारी एकीकृत करता है। चौथा कह रहा है स्वर्णिम पास विजुअल स्पेशियल स्केच पैड तथा दीर्घावधि स्मृति से जानकारी एकत्रित करता है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ये घटनात्मक प्रतिरोधक के लिए सत्य हो जाएगा, जिसमें स्वनियमित पासु विजुअल स्पेशियल स्केच पैड तथा दीर्घावधि स्मृति से जानकारी एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 36 नंबर है क्वेश्चन हमारा कि जनसंचार से संबंधित इन घटनाओं को सही क्रम में पहचानना है। किसके लिए? तो जनसंचार से, मास कम्युनिकेशन से। पहला ऑप्शन है कि प्रारंभिक समाचार पत्र का प्रकाशन, दूसरा है टेलीविज़न प्रसारण का विकास, तीसरा है ईमेल की शुरुआत, चौथा है ऑनलाइन समाचार वेबसाइटों का प्रवर्तन और पांचवा है रेडियो का आविष्कार। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है प्रारंभिक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो आ जाएगा, ठीक, क्योंकि जनसंचार से संबंधित घटना को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या था, प्रारंभिक समाचार पत्र का प्रकाशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उसके बाद जो है रेडियो का आविष्कार हुआ। जब समाचार पत्र आ गया तो उसके बाद ऑडियो का सुविधा हो गया, वो सिर्फ पढ़ने के लिए था। उसके बाद जो है टेलीविज़न आ गया हमारा रेडियो के बाद में, तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ईमेल की शुरुआत हो गई, ईमेल की शुरुआत हो गई, ठीक। और सबसे लास्ट में जो है ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट, जैसे आजकल हम लोग प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में ये सब आज यूज़ हो रहा है, तो ये सबसे लेटेस्ट है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तैयार होगा AEBCD, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी इज़ राइट आंसर। सबसे पहले क्या आया, प्रारंभिक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, फिर उसके बाद रेडियो का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद टेलीविज़न प्रसारण का विकास हुआ, फिर उसके बाद ईमेल की शुरुआत हुई और सबसे लेटेस्ट क्या है, ऑनलाइन समाचार वेबसाइट का प्रवर्तन। चलिए अगला देखते हैं कि ईमेल सेवा में प्रयुक्त कंप्यूटिंग का एक रूप है। ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग यूज्ड इन ईमेल सर्विस इज, क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ग्रिड, P2P या क्लाउड। तो ये जो है ईमेल सेवा में प्रयुक्त कंप्यूटिंग जो है वो एक क्लाउड का रूप है। किसका रूप है? क्लाउड का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लाउड जो है ईमेल सेवा में प्रयुक्त कंप्यूटिंग का एक रूप है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट के माध्यम से एक उपयोगकर्ता से एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को कंप्यूटर संग्रहित संदेशों का आदान प्रदान है। ईमेल सेवा में प्रयुक्त कंप्यूटिंग का एक रूप क्लाउड है। आगे देखेंगे हम लोग, इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, उसके फाउंडर दिया हुआ है। पहला इंस्टीट्यूट है मिलिंद कॉलेज, दूसरा है राजघाट बसंत स्कूल, तीसरा है बनास्थली विद्यापीठ और चौथा है ऑरोविल, ठीक है। और एक तरफ सूची में उसके फाउंडर में नाम दिया हुआ है BR अम्बेडकर, सर अरविंदो, तीसरा है हीरालाल शास्त्री और चौथा है जिड्डू कृष्ण मूर्ति, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि सबको जानता है कि ऑरोविल इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो अरविंदो किए हुए थे। तो डी का जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इससे ऑप्शन भी एलिमिनेट करके हम अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं
तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, जिसका डी का 2 दे रहा है। चलिए देखते हैं। एरोविलो इंस्टीट्यूट जो है ये श्री अरविंदो ने किया था, ठीक। उसके बाद बनस्थली विद्यापीठ जो है ये हीरालाल शास्त्री ने किया था, ठीक। और राजघाट बसंत स्कूल जो है ये जिद्दी कृष्णामूर्ति ने किया हुआ था। और मिलिंद कॉलेज जो है ये बी आर अम्बेडकर इसके फाउंडर थे। मिलिंद कॉलेज के फाउंडर कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिभाषा के अनुसार परिभाषित किए जाने वाले पद को किसी प्रदत्त प्रकरण में सत्यता से अनुपयुक्त तभी किया जाता है यदि उस प्रकरण में विशिष्ट प्रकारों का प्रदर्शन उसके विशिष्ट परिणाम को फलित करता है। एक बार और पढ़ते हैं। यह एक परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है, और वो बताना है कि किस चीज़ का परिभाषा है। वो परिभाषा के अनुसार परिभाषित किए जाने वाले पद को किसी प्रदत्त प्रकरण में सत्यता से अनुपयुक्त तभी किया जाता है यदि उस प्रकरण में विशिष्ट प्रकारों का प्रदर्शन उसके विशिष्ट परिणाम को फलित करता है। तो यहाँ पे आपको क्या कीवर्ड पकड़ने को मिल रहा है कि हर जगह जो है वो विशिष्टि और विशिष्टता की बात की जाती है, और एक और क्या किया जाता है, तो वो प्रचलन की बात की जा रही है। तो इस हिसाब से हमारा कीवर्ड पकड़ा जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, प्रचलनात्मक परिभाषा हो जाएगा, यानी ऑपरेशनल डिफिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए, प्रचलनात्मक परिभाषा के अनुसार परिभाषित किए जाने वाले पद को किसी प्रदत्त प्रकरण में सत्यता से अनुपयुक्त तभी किया जाता है यदि उस प्रकरण में विशिष्ट प्रकारों का प्रदर्शन उसके विशिष्ट परिणाम को फलित करता है। प्रचलनात्मक परिभाषा या परिचालन परिभाषा एक स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और पूर्ण विवरण है जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में व्यवहार को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई शोधार्थी प्लेसेबो अभिविन्यास में यथास्थ यानी कंट्रोल समूह के होने का निर्णय लेता है तो उसके पास कितने समूह होने चाहिए? तो उसके पास 3 समूह होने चाहिए। प्लेसेबो अभिविन्यास में जो है यानी प्लेसेबो ओरिएंटेशन में जो है 3 समूह होना चाहिए। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि यदि कोई शोधार्थी प्लेसेबो अभिविन्यास में यथावस्था समूह के होने का निर्णय लेता है तो उसके पास 3 समूह होना चाहिए। प्लेसेबो अभिविन्यास का अर्थ है एक ऐसा दृष्टिकोण या अभिविन्यास जो प्लेसेबो प्रभाव को समझने, उपयोग करने और उसके बारे में सोचने पर केंद्रित होता है। प्लेसेबो प्रभाव हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे मन और मस्तिष्क का एक दूसरे पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि आकृति 2 और आकृति ए, आकृति 2 और तो क्वेश्चन 41 है हमारा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लेम विथ रेफरेंस टू द फिगर ए सेकेंड एंड फिगर 2, यानी आकृति 2 में और आकृति A2 के संदर्भ में सही दावों की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है कि मध्य पद दोनों आधार वाक्यों में विधेय के रूप में प्रकट होता है। दूसरा है अवितरित मध्य पद तर्क दोष होता है। तीसरा है मध्य पद मुख्य आधार वाक्य में वितरित होता है। और चौथा है नकारात्मक आधार वाक्य से सकारात्मक निष्कर्ष उपलब्ध करवाता है। पांचवा है इसमें निष्कर्ष किसी भी पद को वितरित नहीं करता है। इसमें क्या पहचान करना है कि फिगर 2 एंड फिगर A2 के लिए कौन से इसमें क्लेम सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो कह रहा था इसमें कि मध्य पद दोनों आधार वाक्यों में विधेय के रूप में प्रकट होता है, और विधेय के रूप में जब ये प्रकट होगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और बी जो है वह अवितरित मध्य पद पर तर्क दोष होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और सी में कह रहा है कि मध्य पद मुख्य आधार वाक्य में वितरित होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी कह रहा है कि नकारात्मक आधार वाक्य से सकारात्मक निष्कर्ष, जब वो नकारात्मक है तो फिर वहाँ से निष्कर्ष जो है सकारात्मक नहीं निकल सकता, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ऑप्शन ई जो कह रहा है कि इसमें निष्कर्ष किसी भी पद को वितरित नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा ए, बी और ई सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मध्य पद दोनों आधार वाक्यों में विधेय के रूप में प्रकट होता है,
अवितरित मध्य पद तर्क दोष तथा इसमें निष्कर्ष किसी भी पद को वितरित नहीं करता। यह आकृति 2 में और आकृति A2 के संदर्भ में सही दावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 43 है कि डिवाइस और उसके क्या फंक्शन है उससे रिलेटेड है। तो पहला है CPU, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है रैम और चौथा है हार्ड डिस्क। CPU जो है काफ़ी फेमस है, तो इससे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए क्या करता है ये, स्टोर डाटा टेम्पोरली नहीं, स्टोर डाटा परमानेंटली, प्रोसेस द ऑर्डर यानी आदेशों को प्रक्रमित करता है। और चौथा ऑप्शन है डिस्प्ले द विजुअल आउटपुट, तो डाटा को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, वो CPU करता है। तो A का 3 हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन कर रहा है डिस्प्ले द विजुअल आउटपुट, ये काम मॉनिटर का है, और इससे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे A का 3 और B का 4। तो A का 3 B का 4 ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो B इज़ राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। चलिए देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि CPU जो है वो आदेशों को प्रक्रमित करता है, फिर मॉनिटर जो है यह दृश्य निर्गम को प्रदर्शित करता है, रैम जो है यह अस्थायी रूप से डाटा भंडारण करता है, और हार्ड डिस्क जो है यह अस्थायी रूप से डाटा भंडारण करता है। 44 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसीडर ए वैलिड साइंटिफिक हाइपोथेसिस। इसमें क्या करना है कि वैलिड साइंटिफिक हाइपोथेसिस को कंसीडर करना है, वो क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। पहला है कि वयस्कों को अधिक पानी पीना चाहिए। दूसरा है दिन में 20 बादाम खाना हृदय रोग के खतरे को कम करता है। तीसरा है गाय को हरा चारा दिया जाना चाहिए। चौथा है बच्चों को अनाज खाना चाहिए। और इसमें क्या पहचान करना है, वो वैलिड वैध वैज्ञानिक होना चाहिए हाइपोथेसिस, वैलिड साइंटिफिक हाइपोथेसिस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि दिन में 20 बादाम खाना हृदय रोगियों के खतरे को उसको कम करता है, तो ये बिल्कुल सही है और ये साइंटिफिक भी है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक वैलिड साइंटिफिक हाइपोथेसिस है ये, जिसमें परीक्षण योग्य कथन है, जिसमें किसी घटना या घटनाओं की व्याख्या करने का प्रयास करता है। किसी परिकल्पना को एक पूर्वानुमान प्रदान करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसे किसी घटना या घटना के बारे में पूर्वानुमान लगाना चाहिए जो कि परिकल्पना के अनुसार होने चाहिए। और दिन में 20 बादाम खाना हृदय रोग के खतरे को कम कर सकता है, काफ़ी हद तक हार्ट अटैक को रोक सकता है, और यह एक वैज्ञानिक साइंटिफिक नेचर प्रूफ किया गया है। 45 है कि NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित सत्य कथन का पहचान करना है। पहला है कि यह प्रवेश बहुविध निकास को बढ़ावा देती है, यानी इट प्रमोट मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। दूसरा है यह अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देती है। तीसरा है यह बहु और अंतर विषयात्मकता को बढ़ावा देती है। चौथा है यह शिक्षा में निजीकरण परोपकारी सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि यह बहुविध यानी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट को बढ़ावा देता है, बात सही है। आप कहीं से भी किसी भी सेमेस्टर से अपना एंट्री ले सकते हैं, और 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, एक ही सेमेस्टर बाद एग्जिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इट प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन है, इसमें रीजनल लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, तो वो होगा यहाँ पे। ऑप्शन सी कह रहा है कि यह इट प्रमोट मल्टीपल एंड इंटरडिसिप्लिनरी, ये बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि इट प्रमोट प्राइवेटाइजेशन फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप इन एजुकेशन, यानी PPP मॉडल को ये प्रमोट करता है, तो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ACD सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। यह बहुविध प्रवेश निकाय को बढ़ावा देने के साथ ही बहु व अंतर विषयकता को बढ़ावा देने एवं शिक्षा में निजीकरण परोपकारी सहभागिता को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान ग्रहण करती है। इसमें 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 2040 तक बहुविषय शिक्षण संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। और नेक्स्ट है हमारा पैसेज है, पैराग्राफ है गद्यांश, इसको पढ़ के आप लोग बना लीजिएगा। 5 क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी होता है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आज हमारा 10 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट होता है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।
फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।